बढ़ते हैं हमारे अगले सत्र के लिए। और क्या कहूँ, सच बताऊं तो कुछ भी कहने को नहीं है। दो ऐसी शख्सियतें हैं हमारे साथ कि वो ही सब कुछ कह लेंगी। मंच पर जोरदार स्वागत करिए पीयूष मिश्रा जी और अतुल तिवारी जी का। जरूरत नहीं है। Film actor, lyricist, singer Piyush Mishra has graduated from National School of Drama. रेशम गले के दूजे कूचे के चौथे मकाम में पहुंचे। वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। ये वही लड़की है जिसने राजवीर पे हमला किया था? जी। और वो चिल्लाता है अनारक अनारक। रुकिए, सारे मिलकर पकड़ लेते हैं उसे और जिंदा दीवार में चुनवा देते हैं। बात सुनिए, लड़ाई कहते हैं ले आओ इस कमबख्त को फ्लैट की सबसे ऊंची मीनार के ऊपर से नीचे फेंक दो। आदत जिसको समझी हो मर्ज कभी बन जाएगा, फिर मर्ज की आदत पड़ जाएगी, मर्ज ना कुछ कर पाओगे। अगर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, पर उसने भी अगर छोड़ दिया तो यार बड़े बचता। एक वो जो खुद टोपी पहनते हैं और दूसरे वो जो बाकियों को टोपी पहनाते हैं। तो आज दो लोग आपके सामने ऐसे मौजूद हैं जो आम तौर से खुद टोपी पहनते हैं। दोस्तों, आज की शाम बहुत ही कमाल की शाम रही है। खास करके शोभना नारायण जी से जो शुरुआत हुई थी, एक ट्रिब्यूट फेमिनिज्म को, और उसके बाद में मधु किश्वर जी का जो टॉक था वो एक कमाल का, एक औरत का टेक, एक अलग तरह से जो हमारे फेमिनिस्ट लॉज, जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट लॉज हैं, उनके ऊपर जो एक कमाल का टेक था, ऐसा अलग किस्म का टेक एक औरत का बहुत ही कम देखने को मिलता है। आज एक बात और हुई आज शाम को कि आज रानी झांसी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन था, तो उनको लेकर के भी यहाँ आल्हा गाया गया और बात की गई। एक औरत का नाम मैं और लेना चाहूँगा, भले वो कितना ही पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो या अनफैशनेबल हो। जिस औरत के नाम पे यह हॉल है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, आज उसका भी बाय द वे जन्मदिन है। वेदर वी एग्री विथ हर पॉलिटिक्स और नॉट, एंड मोस्ट ऑफ अस डोंट एग्री विथ हर पॉलिटिक्स, बट नेवरदलेस शी वाज अवर प्राइम मिनिस्टर हु डाइड इन सैडल। तो मैं उनको भी सलाम करना चाहूँगा। और आज की शाम और बेहतर होगी क्योंकि अब हमारे साथ पीयूष मिश्रा जी हैं। पीयूष वैसे तो मेरे छोटे भाई हैं, क्योंकि ये मुझसे 5 साल बाद इस दुनिया में आए थे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मुझसे 3 साल बाद गए थे। मैं 80 में गया था, ये 83 में गए थे। मगर मुझसे मेरे छोटे भाई होते हुए भी और मुझसे बाद में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाने के बाद भी ये कई मामलों में मुझसे बहुत 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 बड़े हैं। मैं दोस्तों सिर्फ एक लेखक हूँ जो फिल्में और नाटक लिखता है और नाटक डायरेक्ट करता हूँ, मगर पीयूष एक एक्टर हैं, एक लिरिसिस्ट हैं, एक सिंगर हैं, एक प्लेराइट हैं, एक फिल्म राइटर हैं, एक फिल्म सॉन्ग राइटर हैं, एक फिल्म कंपोजर हैं। और ये तमाम वो काम कर लेते हैं जिसको देख के मेरे जैसे इनके सीनियर को इनसे सिर्फ रश्क होता है। दोस्तों, पीयूष बहुत बहुत स्वागत लखनऊ में। थैंक यू भैया, धन्यवाद। दोस्तों, अरे मैं पहले बोल दूं, मैं बताऊं पहले एक बात बहुत ज़रूरी। हाँ, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ एक्चुअली। अरे मैं राइटर वाइटर कुछ नहीं हूँ, ये सब थिएटर की पैदाइश है। थिएटर के दौर में जो है कुछ ज़ुबान दे दी ईश्वर ने, तो मेरी हिंदी अंग्रेज़ी उर्दू क्यों नहीं ख़राब है, तो मैं झक मार के जो है उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करता हूँ जो कि कम्युनिकेबल हो, कोलोकियल लैंग्वेज हो। और बाकी ये सब चीज़ें जो है, आई डोंट कॉल माई सेल्फ टैलेंटेड, आई कॉल माई सेल्फ गिफ्टेड। मैं ईश्वरवादी हूँ और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें मुझे मिली हैं ऊपर से, और इनका भरपूर इस्तेमाल मुझे करना चाहिए था। अब भी मैंने इनका भरपूर इस्तेमाल नहीं किया। और एक आम आदमी में जितनी भी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं, मैं कई बार व्यक्त कर चुका हूँ अपने आप को, तो इस तरह से मुझे नहीं लिया। मैं ये लेश मात्र भी मॉडेस्ट नहीं हूँ उसमें, कि मैं जो है आपके बुराइयों और अच्छाइयों से भरपूर बंदा हूँ। और
इकलौता शायद प्लस मार्क मुझे जाता है कि 5-6 साल पहले मैंने रिडेम्पशन करना शुरू किया, पछतावा करना शुरू किया। तो उसकी वजह से आज आप मुझे देख रहे हैं। अगर 5-6 साल पहले देखते, भगवान ना करे, तो मेरे ख्याल से आप मेरी इतनी इज्जत नहीं करते, ना इतना प्यार करते। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इस तरह की हिम्मत भी अपने बारे में एडमिट करने की कम लोगों में होती है दोस्तों, ये तो आप मानेंगे। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है, मैं शेक्सपियर का चेला हूं, कि पीयूष जी की जिंदगी के भी कम से कम 5 एक्ट्स हैं, क्योंकि शेक्सपियर के नाटकों में कम से कम 5 एक्ट होते हैं, कभी कभी 6 भी हो जाते हैं। तो मैं भी मानता हूं कि इनकी जिंदगी के कम से कम 5 एक्ट हैं, और आज ये अपनी जिंदगी के तीसरे एक्ट में हैं। अभी तो चौथा और क्लाइमैक्स आना बाकी है दोस्तों। मैं शुरू करना चाहूंगा इनकी जिंदगी के एक्ट 0 से, जिसे मैं इनके ईयर्स ऑफ गेस्टेशन एंड ट्रेनिंग कहता हूं। पीयूष ग्वालियर के रहने वाले हैं, और ग्वालियर में कला मंदिर से, ग्वालियर में रंगश्री लिटिल बैले से इन्होंने अपने थिएटर के करियर की शुरुआत की थी, और उसके बाद में ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुंचे थे। पीयूष, क्या आप इस पर प्रकाश डालेंगे? और ये बात शायद आप में से कुछ लोग जानते हो ना जानते हो कि पीयूष का पहला नाम हुआ करता था प्रियकांश शर्मा। प्रियकांश शर्मा से पीयूष मिश्रा बनने की कहानी आप हमको। अरे कुछ कहानी नहीं है, कुछ कहानी नहीं है। मैं मेरी बुआ जी के मैं गोद गया था, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था, रैप नहीं किया था, अडॉप्ट किया था। तो मुझे प्रियकांत शर्मा, मेरे पिताजी ने नाम रखा था प्रियकांत शर्मा। मुझे बड़ा ख़राब लगता था, सब लोग मुझे प्रिया प्रिया कह के बुलाया करते थे। हाँ, तो मुझे शर्मा, मैंने प्रियकांत नाम मैं था 10th में था, तो मैं पढ़ाई में बहुत ख़राब था। तो मैंने कहा मार्कशीट दिखाऊंगा घर में तो वैसे ही जूते पड़ेंगे, चलो 2 बार जूते पड़ जाने दो। तो मैंने नाम चेंज कर दिया एफिडेविट देके, और मैंने प्रियकांत मिश्रा मैंने चेंज किया। तो प्रियकांत असली पर्पस तो ये था कि जब बुआ जी का नाम मिश्रा था, तो मिश्रा चेंज किया तो लगे हाँ, तो मैंने कहा नाम भी चेंज कर लेते हैं यार। तो नाम में मुझे पीयूष बड़ा अच्छा लगता था, और 2 नाम, दो ऑप्शन थे, पीयूष और अनुराग। अनुराग को भगवान ने मुझे 40 साल बाद भेजना था मेरे पास में, तो मैं समझ चुका था, तो इसलिए मैंने जो है बड़े आराम से पीयूष मिश्रा, ये कहानी है इतनी बड़ी, देयर इज़ नो रॉकेट साइंस बिहाइंड इट। अच्छा, वो अनुराग ने रखा, मेरे लोग कंफ्यूज होते कि अनुराग ने फिल्म डायरेक्ट की है, अनुराग ने फिल्म लिखी और उसके गाने लिखे हैं बाद में, क्योंकि इतना अनुराग के साथ आपने काम किया। पीयूष, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुंचे उस साल जिस साल मैं ग्रेजुएट करके निकला, आप निकले में जी। और वहाँ पहुँचते ही आपने म्यूजिक कंपोज करने के तौर पे अपने झंडे गाड़ने शुरू किए, और प्रोफेसर फ्रिट्ज बेनविट्स, जो कि मेरे भी उस्तादों में से, और मैं कहता हूँ मेरे कई बापों में से एक हुआ करते थे, उनके साथ आपने जिस तरह से हैमलेट किया था जी, उसका न सिर्फ परफॉर्मेंस बल्कि उसकी तैयारी का जोम और जोश जो था वो पूरे माहौल के एनएसटी में नजर आता था कुछ महीनों तक। थैंक यू। वुड यू लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन दोस फॉर्मेटिव इयर्स? लाइट क्या, वो अजीब आदमी था फ्रिट्ज बेनविट्स। उसने मुझे 15 दिन के अंदर डिक्लेयर कर दिया था कि यू आर नॉट एन एक्टर। मैं इतने मंसूबे बांध के मुझे रोल दिया गया था, और उन्होंने कहा कि यू आर नॉट एन एक्टर, गो बैक टू ग्वालियर एंड ज्वाइन सम बैंक सर्विस। अभी तुम्हारी उम्र है तो तुम्हारी जो है सर्विस लग जाएगी। और वो 1.5 महीने के रिहर्सल में मेरी जो है 8 किलो वजन कम हो चुका था, मेरी आँख के नीचे झाइयाँ आ चुकी थी, और मेरे से पहले किरण कुलकर्णी का एक केस हो चुका था। मालूम था मुझे। कि जब जो है महान एक्टर, वहाँ अगर एनएसडी में होता है ये कि अगर ग्रेट कैरेक्टर मिलता है आपको और आप नहीं कर पाते, तो वाकई जो है सुसाइड तक नौबत पहुँच जाती है। तो मैं आई वॉज अनेबल टू डू। मैंने कहा कैसे करना है यार, मुझे बतलाओ तो। क्या वो चाहता क्या था ये मालूम ही नहीं था किसी को। फ्रिट्ज बेनविट्स एक्चुअली चाहता क्या था अपने एक्टर से, किसी को नहीं। वो मालूम पड़ जाए तो फिर देयर वॉज नो प्रॉब्लम, वो फटाक से हो जाया करता था। तो मैं जो है आई थिंक इट वॉज 84, लेट 84, मुझे अभी तक याद है कि 84 हाँ 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन मैंने रिहर्सल की थी। उन्होंने कहा था कि दिस इज़ लाइक अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर मी। और उसके बाद में 1 जनवरी से 2 चीज़ें हुई थी। एक तो हैमलेट खुला था, प्रीमियर हुआ था उसका, और दूसरे राजीव गांधी की सरकार आई थी। तो सरकार तो गिर गई, लेकिन जो है मतलब हैमलेट चल निकला। ये कहानी है उसके पीछे। सचमुच दोस्तों, जो लोग फ्रिट्ज बेनविट्स के काम को जानते हैं, सूर्यमोहन जी यहाँ मौजूद हैं, बहुत से लोगों ने लखनऊ में भी उन्होंने काम किया है बीएनए में, जो लोग उनके काम को जानते हैं वो बताएंगे आपको कि वो एक्टर को उस हद तक ले जाते थे, जैसा पीयूष ने बताया कि सुइसाइड के हद तक पहुंच के, और उस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से एक नया इंसान, एक नया अभिनेता पैदा होता था। और शायद हम कह सकते हैं कि फ्रिट्ज बेनविट्स का भी हाथ है हमारे पास आज, जो तोहफा पीयूष मिश्रा अभिनेता के नाम पे हमारे सामने मौजूद है। दोस्तों,
पीयूष, इस एक्ट 0 के बाद में मैं आता हूं एक्ट 1 पे। एक्ट 1 में जानबूझ के एक्ट 0 मैंने इसलिए रखा क्योंकि एक्ट 1 वो ग्रुप था कुछ लोगों का जो पीयूष ने शुरू किया था दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 86 में पास करने के बाद में, जिसमें मनोज वाजपेयी जैसे लोग थे, जिसमें आशीष विद्यार्थी जैसे लोग थे, जिसमें एन.के. शर्मा जैसे लोग थे, जिसमें गजराज राव, आप लोग ज़रूर शक्ल से पहचानते होंगे, अगर आप उनको नहीं जानते होंगे, बहुत सी फिल्मों भी में आपने उन्हें देखा होगा, उनके जैसे लोग थे। वो सचमुच ऐसे साल थे जब पीयूष ने दिल्ली में और पूरे हिंदुस्तान में अभिनेता के तौर पे, प्ले राइट के तौर पे, डायरेक्टर के तौर पे, लिरिसिस्ट के तौर पे अपने झंडे गाड़ने शुरू किए थे। इन्हीं दिनों में इनका एक कमाल का नाटक आया था, गगन दमामा बाजियों, जो भगत सिंह की जिंदगी पे था, और वो नाटक आज भी हिंदुस्तान के कोने कोने में खेला जाता है दोस्तों। एक्सीडेंटल डेथ ऑफ एन अनार्किस्ट जैसे नाटक में अभिनय, कोर्ट मार्शल में, कॉमेडी ऑफ टेरर में, और उन्हीं दिनों ने अपना एक सोलो एक्ट भी इन्होंने किया था जो बहुत, उसके तमाम 50 शोज हुए। पीयूष, उस फेज के एक्ट 1 के ज़माने में वो जो चर्निंग थी, उसके बारे में कुछ आप प्रकाश डालिए। बड़ा बड़ा फॉर्मेटिव ईयर्स थे वो, मतलब आपके, मैं एनएसडी से निकला तो मैं बच्चा था लेकिन जवान हो चुका था। फिर वहाँ पर एक्ट 1 में मैंने जवानी में जितनी खुराफातें करते हैं लोग बाग, उतनी मैंने की। मतलब जो कुछ भी जवानी में हो सकता है पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट किए। भाई जवान थे तो कुछ गलतियाँ होती हैं, तो वो भी की। बहुत सारे इश्क किए, उस पर मैंने किताब भी लिखी, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। हाँ, एक बड़ा बड़ा ख़तरनाक काम उस वक्त ये रहा कि अल्कोहलिज्म नाम की चीज़ जो है मैं छुपाना नहीं चाहता सबके सामने। यंगस्टर्स को जो कि मुझे देखकर बड़े खुश होते हैं कि भाई हमारे बीच में बैठा हुआ है, मैं बताना चाहता हूँ कि मुझ में उतनी ही बुराइयाँ और उतनी अच्छाइयाँ हैं जितनी कि आप लोगों में हैं। और अल्कोहलिज्म नाम की चीज़ मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलना चाहता हूँ। एक तो होता है नॉर्मल ड्रिंकर, एक होता है अल्कोहलिक। Alcoholic, I was not an alcoholic, I am an alcoholic. Once an alcoholic means always an alcoholic. मैं डेली रिप्रीव लेता हूँ, रोज़ शाम को मैं प्रार्थना करता हूँ, रिप्रीव लेता हूँ कि आज मुझे खुदा इस चीज़ से बचाए। और मैं एक दिन की रिप्रीव लेके एक दिन करके जो है मैं आज सोबर हूँ। 98% में हो जाता है, 2% कई बार फिसल जाता हूँ, तो फिर उसके बाद में बहुत गिल्ट होती है। तो ये सब चीज़ें जो सौगात हैं 90s की, बहुत काम किया, इतना काम किया कि सुबह 6 बजे रिहर्सल करते थे शुरुआत, उसके बाद में खाली नाश्ता और खाली खाना, और शाम को 9 तक हम रिहर्सल कर। ये सिलसिला चला पूरे 20 साल। मेरे दोस्त बन गए जाके, विशाल भारद्वाज, रेखा भारद्वाज, मनोज वाजपेयी, आशीष विद्यार्थी। ये तो साले बच्चे थे, अनुराग कश्यप और इम्तियाज़ अली, तो मुन्ने थे सच में। हाँ, नेक्स्ट जनरेशन के थे, ये आया करते थे, हम इनको इनकी दम निकला करती थी हमसे बात। लेकिन आज की तारीख में मुझसे कहीं ज़्यादा सिनेमा तो बहुत ज़्यादा जानते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इम्तियाज़ तो ही हैज़ वर्क विद मी, आज की तारीख में मुझे डायरेक्ट करता है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि जो है इतने नेक्स्ट जनरेशन जो है इतना ज़बरदस्त काम कर रही है। तो वो बड़ा ये, लेकिन ये 20 साल तक चलता रहा। और उसके बाद लेफ्ट एक चीज़ और जुड़ गई थी। मैं आज भी लेफ्टिस्ट प्रतिक्रियावादी हूँ, मतलब लेफ्टिस्ट पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं प्रतिक्रियावादी हूँ, मैं साइड लेने जानता हूँ। मेरे सामने कोई लड़की छिड़ती है तो मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ कि मैं बीच में बोलूँ। यहाँ तक मैं लेफ्टिस्ट हूँ। इसके बाद में फिर मैं चट गया, मैंने कहा यार थैंक यू वेरी मच, है ना। तो ये 90s का दौर बड़ा भयंकर रहा, बहुत भयंकर रहा। इसने बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ लिया पर्टिकुलरली अल्कोहल की वजह से। तो इतनी सारी चीज़ें अंधेपन, जंगलीपन में करते रहे। मतलब ईश्वर कभी किसी को वैसा थिएटर करने की शिद्दत और ताकत और हिम्मत ना दे। 2003 तक, एग्जैक्टली 20 साल तक, 2002 में मेरे ख्याल से मैं चला गया था, 2003 में मैंने अपने परिवार को बुला लिया था। 2003 तक ऐसी अंधड़ जिंदगी रही। और मैं उस वक्त गया था जब मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था, फिजिकली एग्जॉस्टेड, इमोशनली एग्जॉस्टेड, स्पिरिचुअली तो था ही नहीं मैं, स्पिरिचुअली कुछ नहीं था मेरे पास में। और मैं मजदूर के हैसियत से गया था कि मैं कुछ ना कुछ कमा लूँगा। इतना मैं जानता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ कमा के अपने बच्चों का और बीवी का और माँ का पेट भर लूँ। ये मुझे नहीं मालूम था कि पीछे किया गया काम इतना ज़्यादा साथ चल रहा है कि इतना कुछ हो जाएगा। इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, पीयूष ने फिर बहुत कैंडिड तरह से दोबारा अपने उस फेज़ की, 90s के फेज़ की बात की, अपने अल्कोहलिज्म के फेज़ की बात की। और अल्कोहलिज्म पे इन्होंने कुछ लिखा भी है। जब हम गुफ्तगू से गीतों की तरफ जल्दी बढ़ेंगे तो मैं चाहूँगा कि पीयूष आपको वो गीत भी सुनाए जो इन्होंने अपने अल्कोहलिज्म पे लिखा है। और जहाँ तक इन्होंने अपने इश्कों का जिक्र किया,
तो शायद उसी ज़माने में इन्होंने इतने तरह तरह के और इतने इश्क किए कि एक इश्क के बारे में पीयूष कहीं लिखते हैं कि अगर बेवफाओं के सर पे सींग होते, अगर बेवफाओं के सर पे सींग होते तो मेरी वाली तो 12 सिंगा होती। खैर, तो पीयूष एक्ट 1 के बाद मैं चलता हूं एक्ट 2 की तरफ आपकी जिंदगी के, जहां पीयूष ने दिल्ली में रहते हुए बंबई जाकर के कुछ फिल्मों में काम करना शुरू किया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया श्याम बेनेगल के साथ पहले ही करके आ चुके थे। सूर्यमोहन जी के साथ में एक, जिसमें सूर्यमोहन जी जो एसोसिएट डायरेक्टर थे, सूर्यमोहन जी वो अमीर खुसरो पे, जिसमें आप शामिल थे। रंजीत कपूर साहब के साथ दिल से जैसी फिल्म मणिरत्नम के साथ में आपने की। लिजेंड ऑफ भगत सिंह जैसी फिल्म आपने लिखी, जो उनके फिर वही गगन दमामा बाजो जो थी। वो एक फेज जब आप दिल्ली में रहते हुए बंबई से जुड़ रहे थे, जिसको मैं एक्ट 2 कह रहा हूं, उसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालेंगे? उसमें कुछ अच्छे बुरे कैसे कैसे अनुभव आपके साथ नहीं अतुल भाई, यार पैसे नहीं थे। पैसे, मैं कहूं बैंक बैलेंस खत्म हो गया था। अरे बैंक बैलेंस हो तो पहले साला, बैंक बैलेंस था ही नहीं। मतलब जिंदगी में पहली मर्तबा 2001 या 2 में मैंने 1 लाख रुपए देखे और मैं खुशी से नाच उठा था कि 1 लाख रुपए आ गए मेरे जैसे बंदे के झोली में। तो वो स्थिति थी, तो मरता क्या ना करता। तो मैं वहाँ गया, अच्छा मंडी हाउस जो पूरा कल्चरल एरिया है दिल्ली का, जहाँ पर NSD और ये सब जो है, बिरजू महाराज साहब का ये सब वहाँ पर स्थित है। तो मंडी हाउस अजीब सी जगह है। वहाँ 50 रुपये जेब में रख के चलो और आप जो है पूरा साल बता सकते हो। आपको शराब भी मिलेगी, आपको सिगरेट भी मिलेगी, आपको खाना भी मिलेगा। वो अजीब सी जगह है साली। तो वो उस जगह की सिक्योरिटी जो थी, मुझे सिक्योरिटी जो थी, और तब तक दम भी निकल गई थी कि यार जवानी जा चुकी है। जवानी में खूबसूरत थे, डायनेमिक थे, वो जवानी जा चुकी है। तो इस ज़माने में इस वक्त में वहाँ जाना फ़ायदेमंद होगा कि नहीं। और शराब बढ़ चुकी थी, बहुत बढ़ चुकी थी। पत्नी ने कभी रोका नहीं था, उन्होंने कहा था थिएटर करो यार, मैं कमा रही हूँ। माँ थी, सबके चेहरे थे, बच्चा एक हो चुका था। तो बड़ा मतलब ख़राब लगता था कि यार इनके प्रति कोई जिम्मेदारी है कि नहीं मेरी। तो मैं ऐसे त्रस्त फेज में गया था और जाया करता था, फिर काम किया करता था, फिर वापस आ जाया करता था। मतलब मेरा छूट नहीं रहा था मंडी हाउस। ये गुलाल पूरा का पूरा, मैंने अनुराग से जब लिया था मैंने म्यूजिक 2002 में, तो मैंने उसे कहा था कि इसको करवाने का एक ही तरीका है कि तू मुझे प्लेन का टिकट करा के दिल्ली भेज दे। तो दिल्ली आ गया मैं, और दिल्ली आने के बाद में मैंने 1 सप्ताह बाद उसे फ़ोन किया। 1 सप्ताह में ये 7 दिन में 8 गाने तैयार हो चुके थे, रिटर्न कंपोज था। इसमें से बहुत सारे मेरे पहले उसके गाने थे, पहले थिएटर के गाने थे, उनको इम्प्रोवाइज़ किया, कुछ एक नए लिखे, और 8 दिन में बाकायदा तैयार होकर मैंने उसे इन्फॉर्म कर दिया। अनुराग कश्यप को रत्ती भर भी ताजुब नहीं हुआ। मैंने कहा हो गए ना, हो गए ना, आ जाओ फिर, चला गया। तो इस तरीके से काम तूफानी गति से हो रहा था। अब वो पिछले 5-6 साल से एक बात, बहुत शराब में रिप्रीव मिली है, हर चीज़ में स्पिरिचुअली साफ हुआ हूँ। कुछ एक स्टैंड लिए हैं मैंने, कुछ एक चीज़ें की हैं मैंने, अपने सिंस को जाके बतलाया है किसी व्यक्ति को कि मैं इतना करके आया हूँ। उससे बहुत सारा ढीला पड़ गया हूँ। एरोगेंस बहुत ना के बराबर है, मुस्कुराना सीख गया हूँ, है ना। तो उससे ये ज़रूर मिला है, लेकिन फिर मुझे पिछले 5-6 साल में क्रिएट करने में दिक्कत आ रही है, क्रिएट करने में वाकई दिक्कत आ रही है। तो फिर मुझे कई बार लगता है कि वो वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, डिसऑर्डर एंड जीनियस, मार्लन ब्रांडो, दा विंची, पाब्लो पिकासो, क्या वही सही है? तो अभी तक मैं, क्योंकि गौतम बुद्ध को क्रिएट करते हुए नहीं देखा गया कभी। गौतम बुद्ध ने क्रिएट नहीं किया, लेकिन जो उन्होंने पाया वो शायद कोई नहीं पा सकता। तो मैं अभी तक जहाँ कन्फ्यूज्ड हूँ वो मैं मान लेता हूँ कि कन्फ्यूज्ड हूँ। अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं। अभी मैं जितने भी क्रिएटिव काम हैं उससे मैं अभी ऊब नहीं सकता, क्योंकि वही आता है और कुछ करना आता नहीं है। तो अभी मैं सोच ही रहा हूँ क्या करना है क्या नहीं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। कमाल की बात है पीयूष, आपने जो बात कही और गौतम बुद्ध का एक तरफ एग्जाम्पल दिया और एक तरफ एक क्रिएटिव आर्टिस्ट के बहुत सारे नाम आपने बताए। और हम दोनों के उस्ताद श्याम बेनेगल साहब कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो एनालाइज करना जानते हैं, बुद्ध ने भी एनालाइज किया जो ट्रूथ था उसको, और कुछ लोग हैं जो सिंथेसाइज करना जानते हैं, जो उन चीज़ों से नई चीज़ें गढ़ना जानते हैं। और शायद दोनों अलग अलग किस्म के जानवर होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। तो पता नहीं इसमें से क्या सही है क्या गलत है। और जिसका इन्होंने जिक्र किया गुलाल के गानों का और चीज़ों का, वहाँ से ही एक तरह से मैं कहूँगा कि एक्ट 3 पीयूष की ज़िंदगी का शुरू होता है। 2002 से जब से पीयूष
बम्बई बाकायदा शिफ्ट कर जाते हैं, मुंबई बाकायदा शिफ्ट कर जाते हैं दोस्तों। और उसके बाद से आप इनको तमाम फिल्मों में एज एन एक्टर देखेंगे, चाहे वो मकबूल हो, झूम बराबर झूम हो, गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 हो, तेरे बिन लादन हो, रॉक स्टार हो, तमाशा हो, हैप्पी भाग जाएगी हो, या अभी हाल की आई पिंक हो दोस्तों, जिसमें अमिताभ बच्चन से जिस तरह से टक्कर लेते नजर आते हैं अदालत में, आप सबने देखा होगा। एज अ स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग राइटर इनकी तमाम फिल्में आपको 2002 से लेकर अब तक पिछले 14 वर्षों में दिखाई देती हैं, जिनमें चाहे यहाँ जैसी कमाल की फिल्म हो कश्मीर पे, और बाकायदा और ये भी याद रखिए कि चाहे वो रॉकस्टार और तमाशा के डायरेक्टर हों, चाहे वो मकबूल के डायरेक्टर हों, और चाहे वो यहाँ के डायरेक्टर हों, ये सब लोग एक्ट 1 में, जैसा इन्होंने कहा कि बच्चे के तौर पे काम करके गए हैं। तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि एक जगह कितना सारा टैलेंट पक रहा था एक कॉल्ड्रन में दिल्ली के, जिसका नाम था एक्ट 1 और जिसके बड़ों में से थे पीयूष। यहाँ हो, गजनी हो, लाहौर हो, चिटगांव हो, या अग्निपथ हो, कौन सी, ऋतिक वाली, अमिताभ बच्चन वाली भी मत जाइएगा, तब पीयूष बहुत छोटे थे, तो चाहे उसके डायलॉग लिखने हो, ये सारे काम इन्होंने किए हैं। और लिरिसिस्ट के तौर पे तो आप सब लोग दोस्तों जानते ही हैं, चाहे दिल पे मतले यार हो, ब्लैक फ्राइडे हो, आजा नस्ले हो, टशन हो, गुलाल हो, और गैंग्स ऑफ वासेपुर हो। ये जो आपका जो कमाल का फेस चल रहा है, जिसमें आप इतने सारे रूपों में नजर आ रहे हैं पीयूष, इस फेस के बारे में आप क्या कहेंगे? आपने कहा कि क्रिएट करने में दिक्कत होती है, लेकिन हम देख रहे हैं आप लगातार क्रिएट करते चले आ रहे हैं 16 सालों से। अभी ठहराव है, एक्चुअली अभी ठहराव है, अभी काफ़ी ठहराव है, कभी काफ़ी संयत हो चुका हूँ, अभी काफ़ी ढंग से बात करने लगा हूँ, अभी गुस्सा नहीं आता। बदतमीजियाँ कम हो गई हैं, जंगलीपन गायब हो गया है, अभी एक्सेप्ट करना सीख गया हूँ, और एक्सेप्ट इस हद तक हो गया है कि अगर आज की तारीख में कोई गलती होती है मुझसे तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मतलब आज की तारीख में भी गलती होती है, लेकिन पिछले 5-6 साल में हो गया है कि विपश्यना करने से या ध्यान करने से या इस तरफ झुकाव हो गया है। तो कोई भी अगर विसंगति जागती है, विकार जागता है, पहले विकार जागता था और मैं उसे रोकता नहीं था। आज की तारीख में कोई विकार, मैं कोई साधु मुनि की तरह से बात नहीं कर रहा, बिल्कुल नॉर्मल बंदे की तरीके से बात कर रहा हूँ। कोई भी विकार जागता है तो साथ में विवेक भी जाग जाता है, कॉन्शियस उठ के ठक ठक बोलता है कि नहीं बॉस तुम्हारी चॉइस है, अगर करोगे भुगतोगे, मत करना। तो उसके बाद में फिर मेरी चॉइस बनती है कि मैं करना चाहूँ उस काम को या नहीं करना चाहूँ, और 80-90% मैं नहीं करता। तो अभी चल रहा है मेरे ख्याल से। अभी देखिए आप जो थोड़ा बहुत काम किया है मैंने, वो नया काम तो यही है, पे भाग जाएगी और पिंक, और अभी एक पालकी आने वाली है। फिल्म की बात कर रहा हूँ, नॉवल लिख रहा हूँ अपना, एक हैमलेट कभी बॉम्बे नहीं गया, ये भी एक नया संकलन आ जाएगा। बैंड बना रहा हूँ अपना। तो मतलब अभी अनरेस्ट की स्थिति नहीं है, अनरेस्ट नहीं है, अभी थोड़ा रेस्टफुल स्टेट में हूँ और पीसफुल हूँ। 2 बेटे हैं मेरे, ऑल माई ओन, है ना, और मैं संतुलित हूँ। आज की तारीख में अपने आप को संतुलित गृहस्थ बोल सकता हूँ। जैसा पीयूष ने कहा दोस्तों कि न सिर्फ काम के चुनाव के बारे में बल्कि ज़िंदगी के बहुत सारे चुनाव के बारे में भी बड़े ज़िद्दी आदमी है। थोड़े दिनों बाद पहले हमारी इनकी एक मुलाकात हुई एम्पायर स्टूडियो में, और मैंने कहा अबे तू मुझसे ज़्यादा पैसा कमाता है, गाड़ी क्यों नहीं ले रहा है? नहीं अतुल भाई गाड़ी नहीं लूँगा। तो ये अपनी ज़िद्दों में भी, तरह तरह की हफ्तों में भी जीना जानते हैं, और ऐसे लोग धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हर आदमी एक दूसरे की तरह ही दिखना चाहता है, एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहता है, न व्यवहार में न किसी चीज़ में। अरे बच नहीं सकते ना उससे अतुल भाई। वो अमिताभ बच्चन जी का बर्थडे था तो पिंक की पूरी टीम को बुलाया था उन्होंने, तो हम गए सारे के सारे। अब गए और निकले वहाँ से, अब निकले तो मेरे को तो वही, मैं गाड़ी का इस्तेमाल इसलिए नहीं करता, गाड़ी है मेरे पास में, ऐसी बात नहीं है, गाड़ी का इस्तेमाल इसलिए नहीं करता क्योंकि गोरेगांव से अंधेरी आने में बहुत भीड़ होती है वहाँ पर, और ड्राइवर रखना मतलब मैं इसलिए बेहतर यह है कि ऑटो में चलूँ। तो वहाँ से निकला मैं, निकलने के बाद में ये लोग सब तापसी वगैरह अपनी गाड़ियों में जा रहे थे, शॉफर ड्रिवन। तो मैं तो बाहर निकल के, मुझे पहला एक ऑटो दिख गया सामने का, उनके घर के सामने, तो मैंने कहा चलो वही गोरेगांव। अब ये इन लोगों ने शूट कर लिया, अब वो उनके लिए बड़ी न्यूज़ बन गई कि पीयूष मिश्रा सीन इन गोइंग ऑटो। तो फिर मुझे लगा कि यार वाकई थोड़ा बहुत बड़ा आदमी तो बन गया, मेरे छींकने पर भी उनकी नज़र है मतलब। तो देखिए दोस्तों, पिंक का एक ऐसा स्टार भी था जो ऑटो हेल करके घर जा रहा था। यहीं से दोस्तों एक और सिलसिला शुरू होता है 2002 के बाद से, जो हम सब थिएटर वाले तो लोग जानते ही थे। सिंगर पीयूष मिश्रा, कंपोजर पीयूष मिश्रा, फिर चाहे गुलाल का संगीत हो, गैंग्स ऑफ वासेपुर का संगीत हो, लाहौर जैसी एक बहुत इंटरेस्टिंग जो कम देखी गई फिल्म का संगीत हो, जलपरी का संगीत हो, या
गीत लिखने के सिलसिलों में जो शुरू होता है, इनका आरंभ ही बड़ा प्रचंड था। आप जानते ही हैं, आरंभ है प्रचंड। दुनिया जब शहर हमारा सोता है, किसने ये गाना नहीं गुनगुनाया होगा यहाँ इसमें। और कोक स्टूडियो जैसी जगह पे पहुँचना इनका और वहाँ जा कर के गाना गाना इनका, और हुस्ना की तो फरमाइश पीछे ही आ चुकी थी। तो क्यों ना आप ज़रा सिंगर और कंपोज़र पीयूष मिश्रा से हमारी मुलाकात हो जाए। चलो जी। कहाँ से आप शुरू करना चाहेंगे? आप हुस्ना से शुरू करना चाहेंगे? लास्ट में गाएंगे। यहाँ अभी आप पे हुस्ना मेरे लिए वो है, क्या कौन सा राग होता है ये? एक राग होता है जिसके आगे कुछ भी नहीं गाते, भैरवी। हाँ चलिए फिर वहाँ पे ख़त्म कर लीजिएगा आप। आ रही है? आप आवाज़ आ रही है आपको? इस सबकी आवाज़ आ रही है? गालिब के मौन के ख्वाबों की दुनिया, मजाजों के इनकलाबों की दुनिया। गालिब के मौन के ख्वाबों की दुनिया, मजाजों के इनकलाबों की दुनिया। फैज़ फिराकों साहिर व मखदूम, मीर की ज़ौक़ की दागों की दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। पलछिन में रातें चली जाती हैं, पलछिन में बातें चली जाती हैं। रह जाता है जो बसेरा वो ढूंढे, जलते मकाम में सवेरा वो ढूंढे। जैसे बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। अपना समझ के अपनों के जैसी उठा लो ये दुनिया। छिटपुट सी बातों में जलने लगेगी, संभालो ये दुनिया। कटपिट के रातों में पलने लगेगी, संभालो ये दुनिया। और दुनिया और दुनिया, वो कहे हैं कि दुनिया ये इतनी नहीं है, सितारों से आगे जहाँ और भी है, कि हम ही नहीं हैं वहाँ और भी है। हमारी हर एक बात होती वही है, हमें एतराज नहीं है कहीं भी। वो आलिम है फाजिल है होंगे सही ही, मगर फलसफा ये बिगड़ जाता है जो वो कहते हैं। आलिम ये कहता वो ईश्वर है, फाजिल ये कहता वो अल्लाह है। काबिल ये कहता वो ईश्वर है, फाजिल ये कहता वो अल्लाह है। काबिल ये कहता वो ईसा है, मंजिल ये कहती तब इंसान से कि तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया। बुझते हुए चंद बासी चरागों, तुम्हारे ये काले से ख्वाबों की दुनिया। और दुनिया और दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। कमाल है। और एक लिट फेस्ट में
ये गालिब, ये मोमिन के ख्वाबों की दुनिया, इससे अच्छा और क्या हो सकता था दोस्तों। और हाउ डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड सॉन्ग जहाँ की ख़त्म होता है कि जला दो जला दो जला दो ये दुनिया, एक उसके एंटीथेसिस भी कहीं ना कहीं ये सॉन्ग बन जाता है, और इसलिए भी अपने आप में एक सॉन्ग, एक बड़ा गाना बन जाता है। मैंने जिक्र किया था कि अगर आप जैसे आप चाहें गानों के सिलसिले में, मैं बीच में नहीं आना चाहता हूँ, और आपकी ऑडियंस मैं जो आपने अल्कोहलिज्म के ऊपर एक अपना ये गीत जो लिखा था, अगर आप इसमें से सुना सकें। ये पीयूष की किताब है, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, इनकी पोइट्री की किताब है। ये आप लोगों ने नहीं देखी हो, देखिए, शायद यहाँ मिल जाए, ना मिल जाए तो कहीं और मिल जाएगी, ज़रूर लीजिएगा। ये जब इन्होंने अपने अल्कोहलिज्म के बारे में कहा है, बहुत कम लोग कहते हैं इतने खुल के इस बात को, और उसके बाद में कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ज़रा सुनिएगा उसको गौर से। यह है शराब नहीं, शराबियत यानी कि अल्कोहलिज्म। आदत जिसको समझे हो वो मर्ज कभी बन जाएगा। आदत जिसको समझे हो वो मर्ज कभी बन जाएगा, फिर मर्ज की आदत पड़ जाएगी। आदत जिसको समझे हो वो मर्ज कभी बन जाएगा, फिर मर्ज की आदत पड़ जाएगी, अर्ज ना कुछ कर पाओगे। अगर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, पर उसने भी अगर छोड़ दिया तो यार बड़े पछताओ। जो बूंद कहीं बोतल की थी तो साथ वहीं दो पल का था, फिर पता नहीं वो दो पल का वो 7 सदी में बदल गया। हम चुप बैठ के सुन्न गुजरते लम्हे को ना समझ सके, वो कब भीगी उन पलकों की उस सुर्ख नमी में बदल गया। और नींद न जाने कहाँ गई उन सहमी सुकड़ी रातों में, हम सन्नाटे को चीर राख से भरा अंधेरा तकते थे। फिर शहर शहर फिर कांप कांप के थाम कलेजा हाथों में, जिसको ना वापस आना था वो गया सवेरा तकते थे। जिसको समझे हो तुम मजाक वो दर्द कभी बन जाएगा, फिर दर्द की आदत पड़ जाएगी, अर्ज ना कुछ कर पाओगे। अगर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, पर उसने भी अगर छोड़ दिया तो यार बड़े पछताओ। और कटफट के हम बिखर चुके थे जब तुम आए थे भाई, और सभी रास्ते गुजर चुके थे जब तुम आए थे भाई। वो दौर न तुमने देखा था, नो किस्से ना सुन पाए थे, जिस दौर की आंधी काली थी, जिस दौर के काले साए थे। उस दौर नशे में ज़ियन था, उस दौर नशे में ये मन था, उस दौर पेशानी गीली थी, उस दौर पसीने में तन था। उस दौर में सपने डर लाते, उस दौर दोपहरी सन्नाटा, उस दौर सभी कुछ था भाई, और सच बोले कुछ भी ना था। ये नर्म सुरीला नगमा कड़वी तर्ज कभी बन जाएगा, फिर तर्ज की आदत पड़ जाएगी, अर्ज ना कुछ कर पाओगे। अगर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, पर उसने भी अगर छोड़ दिया तो यार बड़े पछताओ। उस दौर से पहले दौर रहा जब साथ जिंदगी रहती थी, वो दौर बड़ा पुरजोर रहा जब साथ बंदगी रहती थी, जब साथ कह कहूँ का होता, जब बात लतीफ़ों की होती, और शाम महकते ख्वाबों की और रात हसीनों की होती। जब कहे नाज़नी बोलो साजन कौन पहर को आऊँ मैं, और हुस्न कहे कि तू मेरा और तेरा ही हो जाऊँ। बस मैं पागल ना समझ सका किस और तरफ को जाना है, बस जाम ने खींचा बोतल इतराई कि तुझको आना है। मैं खाने की ओर चला, ये भूल के पीछे क्या होता। मैं खाने की ओर चला, ये भूल नहीं, आई डोंट क्लैप, डोंट क्लैप। मैं खाने की ओर चला, ये भूल के पीछे क्या होता। एक नन्हा बचपन सुन हिचकियां अटक अटक के जार होता। एक भरी जवानी कसक मार के चुप चुप बैठी रहती है, और खामोशी से खा लेना कुछ नम आंखों से कहती है। उन सहमी सिसकी रातों को मैं कभी नहीं ना समझ सका, उन पल्लू ठूसी फपक फपक तीर बातों में न अटक सका। ये कभी कभार का काम अटूटा फर्ज कभी बन जाएगा, फिर फर्ज की आदत पड़ जाएगी, अर्ज ना कुछ कर पाओ। अगर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, पर उसने भी अगर छोड़ दिया तो यार बड़े पछताओगे। और आखिरी में यह है कि वो पछतावे के आंसू भी मैं साथ नहीं ला पाया था, वो पछतावे के आंसू भी मैं साथ नहीं ला पाया था। उन जले पुलों की क्या बोलूं जो जला जला के आया था। वो बोले थे कि देखो इसको, जर्द सर्द इंसान है ये, एक जिंदा दिल तबीयत में बैठा मुर्दा दिल हैवान है ये। मैं शर्मसार तो क्या होता, मैं शर्म जला के आया था, उस सुर्ख जाम को सुर्ख लार में नहला करके आया था। मैं आंख की लाली साथ लहू मदहोश कहीं पे रहता था, खूंखार चुटकुले तंज लतीफे बना बना के कहता था।
ये दर्द को सहने का झूठा हमदर्द कभी बन जाएगा, हमदर्द की आदत पड़ जाएगी, अर्ज न कुछ कर पाओगे। अगर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, पर उसने भी अगर छोड़ दिया तो यार बड़े पछताओ। दोस्तों, बड़े शायर कहते हैं कि शायरी सिर्फ सोच के, सिर्फ थॉट से नहीं लिखा जा सकती, इट हैज़ टू बी अ फेल्ट थॉट, एंड हाउ ही स्टिल फील्स अबाउट इट, यू जस्ट सॉ दैट कि लेकिन ये भी एक इसमें एक आशा की बात भी है कि उस रॉक बॉटम से कैसे ये रॉक स्टार बनते हैं, कैसे यू टर्न लेके आते हैं और वहाँ पहुँचते हैं जहाँ कि आज ये हॉल भरा हुआ है और लोग पीयूष मिश्रा को सुनने के लिए इतने मौजूद हैं यहाँ पर। पीयूष, कुछ फिर तरन्नुम में हो जाए क्या? आरंभ सुनाएंगे आप? क्या सुनाएंगे बताइए, कुछ हो जाए, कुछ आरंभ से फिर आरंभ करें। क्या सुनाओगे? एक बगल में चांद होगा, एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में खनखनाती सीपियां हो जाएंगी, एक बगल में कुछ रुलाती सिसकियां हो जाएंगी। हम सीपियों में भर के सारे तारे छू के आएंगे, और सिसकियों को गुदगुदी कर कर के यूं बहलाएंगे, और सिसकियों को गुदगुदी कर कर के यूं बहलाएंगे। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटी, हम तेरी सिसकियों पे कोई रोने आएगा, कोई रोने आएगा। गम न कर जो आएगा वो फिर कभी ना जाएगा, वो फिर कभी ना जाएगा। याद रख पर कोई अनहोनी नहीं तू लाएगी तो फिर कहानी और कुछ हो जाएगी। याद रख पर कोई अनहोनी नहीं तू लाएगी तो फिर कहानी और कुछ हो जाएगी, और कुछ हो जाएगी। ये होनी और अनहोनी की परवाह किसे है मेरी जान, हद से ज्यादा यही होगा कि यहीं मर जाएंगे। हम मौत को सपना बताकर उठ खड़े होंगे यहीं, और होनी को ठेंगा दिखाकर खिलखिलाते जाएंगे, और होनी को ठेंगा दिखाकर खिलखिलाते जाएंगे। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। दोस्तों, हमारी फिल्मी दुनिया में लिरिसिस्ट आपको बहुत मिल जाएंगे जो कि एक सिचुएशन पे, एक डायरेक्टर के कहने पे, एक जगह पे कुछ किरदारों के लिए गाने लिख देते हैं। और बहुत से शायर होते हैं जो अपनी शायरी अपने सोच से, अपनी वजह से करते हैं। और ये भी पीयूष भाई जो हैं वो न सिर्फ एक लिरिसिस्ट हैं बल्कि एक शायर भी हैं। और ये भी जो चीज़ आपने सुनी उन्होंने पहले लिखी थी, बाद में उसको एक फिल्म में लिया गया और फिर उसके हिसाब से उन्होंने उसको थोड़ा बहुत शायद बढ़ाया है। लेकिन इनकी अपनी लिखी कविता है जो आपने सुनी, ये किसी डिमांड पे लिखी हुई गई चीज़ नहीं है। इस कविता से जागृत होकर डायरेक्टर ने कुछ सोचा, अनुराग ने। पीयूष, कुछ और हो जाए, जब शहर हमारा सोता है, या जो भी आप सुना चाहें। आरंभ।
आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड वो दया का भाव, या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर लगा रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या कार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की है वश नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। दोस्तों 2002 के बाद से तो एक बहुत बड़ा फैन क्लब पीयूष मिश्रा का पूरे देश में तैयार हो ही गया है। लेकिन जो थिएटर वाले हैं, हमारे जैसे लोग, सुरमोहन जी जैसे लोग, वो जानते हैं कि पिछले एक 20-22 बरसों से जहाँ भी थिएटर वाले बैठते हैं वहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता किसी शाम की हम लोग जो गाने गाएं उसमें पीयूष मिश्रा के लिखे हुए और कंपोज किए हुए गाने ना हो। और दूसरी कमाल की बात यह है कि पीयूष जहाँ भी जाते हैं, ये जो यंग क्लाइंटल उनका जो बन गया है, हर जगह यंग लोग इनके आसपास आके इकट्ठे हो जाते हैं और इनसे बहुत कुछ जानने की, सोचने की, पूछने की कोशिश करते हैं। और पीयूष भी अपने पूरे कैंडिड तरह से उन युवाओं से बातचीत करते हैं और उनको एक भारत के बहुत सारे युवाओं को, उनको जाने या ना जाने, सीधे उनको एक ऐसा फ्रेंड फिलोसोफर गाइड मिल गया है जो कि इनसे डायरेक्टली आके कनेक्ट कर सकता है, इनसे खुल के किसी भी विषय पे बातचीत कर सकता है, चर्चा कर सकता है और पूछ सकता है कि हम क्या करें अपने करियर में। और इनके वन लाइनर्स जो हैं दोस्तों वो बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं। मैं 2-4 आपके साथ शेयर करना चाहूँगा अगर आपने ना सुने हो। जो पीयूष जी के वन लाइनर्स आजकल बड़े फेमस होते जा रहे हैं। एक जगह कहीं ये कहते हैं कि इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी रहती है। देश के नेताओं से, और मुझे लगता है हमारे प्रदेश पे भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ लागू होता है, बल्कि हर प्रदेश पे लागू होता है, कहाँ के बारे में कहें ना कहें। ये देश के नेताओं से कहते हैं कि भाई कुर्सी है, जनाजा तो नहीं, कुर्सी है, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उठ क्यों नहीं जाते हो? एक नया है, 2-4 कुछ आपसे भी सुने। एक नया भी है। कई बार आप, मेरा तो बहुत मन करता है अकेला रहने का। मैं बेसिकली आई एम ए मैन ऑफ सॉलिट्यूड। तो कई बार आपका भी मन करता होगा, कई बार जो अकेले ना मुस्कुराने का मन करता है, नहीं मुस्कुराना, आज उदास रहने का मन कर रहा है। सॉलिट्यूड है हमारा और उसको कोई छेड़ नहीं सकता, उसमें किसी की दखलंदाजी नहीं हो सकती। आज नहीं मुस्कुरा रहे और उसमें आके लोग जब छेड़ते हैं तो बड़ी परेशानी होती है कि यार क्यों उदास हो। अरे यार उदास है, हमारी मर्जी है साला, हम कल तक हंस रहे थे। तो उदासी वो उस पर एक 2 लाइनें कही हैं कि ना मुस्कुराने पे किसी की मोहर नहीं है, ना मुस्कुराने पे किसी की मोहर नहीं है, और उदासी किसी के बाप की धरोहर नहीं है। दोस्तों मैं चाहूँगा कि अगर ऑडियंस से कोई सवाल हो, चुटीली सी बढ़िया सी बातें हों जिनका कमाल का जवाब पीयूष दे सके, तो अब एक माइक वहाँ भी चला जाए, सीधे आप लोग बातचीत कर सकें। हमारी बातचीत को तकरीबन 42-43 मिनट होने वाले हैं और 1 घंटे के अंदर हमें ख़त्म करना है, और हम लोग वक्त का ख्याल रखना जानते हैं। अरे तुम सवाल कोई फरमाइश हो, कोई सवाल हो, पूछो यार। अरे यार वही सवाल यार, हेलो पीयूष सर, यही होगा। मुझे हाँ हेलो। हाँ पीयूष सर, आपने बोला कि आप
पहले बहुत बदतमीज़ थे और मतलब आपने फिर आपने ये भी बताया कि आपकी शादी भी हो गई थी, आपके 2 बच्चे भी हैं, तो उनका नहीं, हेलो, ये आ रही है बस? हेलो, कम आ रही है, थोड़ा कम आ रही है वो माइक का। अरे नहीं, ये तो गाना तो पड़ेगा ना। हेलो, ये ठीक करो भाई माइक को। हाँ, बदतमीज नहीं था, मैं बोल रहा हूँ अहंकारी था, ईगोइस्ट था, है ना। और ईगो में जो है हर चीज़ आ जाती है। आप अहंकार रखकर चलते हो ना दोस्त, तो उसमें हर चीज़ आ जाती है। बड़े बूढ़ों की बेइज्जती, प्रोफेशनल से बदतमीजी करना, मतलब वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद, ऐसा अगर आपके बारे में कहा जाने लगे कि बहुत ही मुश्किल है उसके साथ काम करना, तो ये रेपुटेशन आप शुरू में आपको लगता है कि आप बहुत हीरो बन रहे हो, लेकिन वो इवेंचुअली आपको मालूम पड़ता है कि विनम्रता से बड़ी, हम्बलनेस से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। एक बार की इस्तेमाल करके देखो उसका, सारी दुनिया आपकी हो जाएगी। मेरे कहने का ये मतलब था। हाँ, तो सर मेरा सवाल ये था कि कभी आपके बच्चों ने, कभी आपके लड़कों ने आपको नहीं बोला पापा क्या कर रहे हो? बच्चों को कभी नहीं, कभी तो सुधर जाओ। अरे जब मेरी शादी थोड़ी देर से हुई, तो बच्चे जब तक बड़े होने लगे थे तब तक मैं जो है इन चीज़ों से निकल आया था। ठीक है। मेरे क्या सवाल करो, गाने सुनने यार, तुम क्या सवाल करो? अच्छा, यार मौला सर, अभी अब किसी और को भी दे दे। अब किसी और को रिक्वेस्ट है, यार मौला, जो आपका गाना है यार मौला, हाँ, वो एक गा दीजिए एक बारी। वो गा सकता हूँ। थैंक यू सर। यारा मौला, यारा मौला, हाँ यादों में है अब भी क्या सुरीला वो जहाँ था, हमारे हाथों में रंगीन गुब्बारे थे और दिल में महकता समा था। वो किताबों की थी दुनिया, वो तो ख्वाबों की थी दुनिया, उन सांसों में थे मचलते हुए जलजले आँख में वो सुहाना नशा था। वो जमी थी आसमां था, हमको लेकिन क्या पता था, हम खड़े थे जहां पर उसी के किनारे पे गहरा सा अंधा कुआं था। यारा मौला, ये फिर वो आए भीड़ बनकर, हाथ में थे उनके खंजर, फिर वो आए भीड़ बनकर, हाथ में थे उनके खंजर, बोले फेंको ये किताबें और संभालो ये सलाखें, ये जो गहरा सा कुआं है, हाँ अंधा तो नहीं है, इस कुएं में है खजाना, कल की दुनिया तो यही है, कूद जाओ लेके खंजर, काट डालो जो हो अंदर, तुम ही कल के हो शिवाजी, तुम ही कल के हो सिकंदर। हमने वही किया जो उन्होंने कहा, क्योंकि उनकी तो ख्वाहिश यही थी। हमने वही किया जो उन्होंने कहा, क्योंकि उनकी तो ख्वाहिश यही थी। हम नहीं जानते ये भी क्यों ये किया, क्योंकि उनकी फरमाइश यही थी। हम नहीं जानते ये भी क्यों ये किया, क्योंकि उनकी फरमाइश यही थी। अब हमारे लगा जायका खून का, बताओ करे तो करे क्या। अब हमारे लगा जायका खून का, बताओ करे तो करे क्या। नहीं है कोई जो हमें कुछ बताए, बताओ करे तो करे क्या। वंडरफुल। अभी दोनों अभी क्या है ना, बहुत सीरियस गाने हो गए, मतलब बहुत ही गमगीन सा माहौल हो गया सर। खत्म हो गई जान रात बेकरार की सर। अरे क्या यार, क्या बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं ऐसी सर है ना। तो उसमें जैसे एक गाना था, ये बहुत पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे यहाँ पर, जब दिल्ली में स्मोकिंग बैन हो गई थी, है ना, उस 19 ये सारे गाने जो है मतलब दे आर रूटेड उस साल जिस वक्त गाने लिखे गए थे, उस वक्त देश में सोशो पॉलिटिकली कुछ ना कुछ चल रहा था। तो ये जो है 98 का गाना है। अब एक महानिर्वाण करके प्ले है ना आलेकर साहब का, तो महानिर्वाण करके एक प्ले है, उसमें मैंने म्यूजिक और लिरिक्स किए थे।
तो उसमें बहुत सारी घटनाएं घटी थी उस साल की, जो है स्मोकिंग बैन हो गई थी। नवाज़ शरीफ साहब पहली मरतबा गवर्नमेंट में आए थे और इमरान खान साहब की जो है तहरीक इंसाफ बहुत बुरी तरीके से हारी थी, बहुत बुरी तरीके से हारी थी। अच्छा, उस साल जो है क्या था वो, अरे कौन सा गाना था जिससे कि जो है गानों में बदतमीजी करने का युग आ गया था, वो एक था वो गाना कोई, है ना, उसी साल से जो है गानों में गंदगी करने का टाइम आया था उस साल। अच्छा, सरकारें बड़े बुरी तरीके से गिर रही थी। आज मिनिस्ट्री बन रही है, कल गिर रही है, आज बन रही है, कल गिर रही है, कोई विश्वास मत वापस ले रहा है। तो माँ का दीना गाना आया था, माँ का दीना, हाँ, तो ये सब था, चल रहा था उस समय। अच्छा, इसके परिप्रेक्ष्य में जो प्ले है, इसमें एक भाऊ करके बंदा है, भाऊ मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका। इस भाऊ को उठाने की कोशिश हो रही है कि सुबह सुबह, मतलब भोर के वक्त में जब बहुत ही नींद प्यारी होती है, उस वक्त कहा जा रहा है कि उठ जा, देख इतने सारे परिवर्तन हो गए देश में। तो उसमें जो है यूजुअली हम पहले गणेश वंदना करते थे, गणेश वंदना गाते हैं ना, तो मेरा उस वक्त शराब का दिमाग था, सटका हुआ दिमाग था, तो हमने जो है आपके गणेश वंदना हमने अपने हिसाब से गणेश वंदना लिखी। तो वो पहले गणेश वंदना होती है, उसके बाद भाऊ को उठाया जाता है। ये भगवानों की, हाँ, ये भगवानों की तकरीर है और कुछ बड़ों की सीख। ये भगवानों की तकरीर है और कुछ बड़ों की सीख। अरे कि ये भोर का जो बखत है कि जैसे गंगा तीर, कि ये भगवानों की तकरीर है और कुछ बड़ों की सीख। ये भगवानों की तकरीर है और कुछ बड़ों की सीख। ये गणेश वंदना हो रही है। ये भगवानों की तकरीर है और कुछ बड़ों की सीख, कि ये भोर का जो बखत है कि जैसे गंगा तीर। ये भगवानों की तकरीर है और कुछ बड़ों की सीख, कि ये भोर का जो बखत है कि जैसे गंगा तीर। कि आहा क्या परम आनंद आता मीठी मीठी पीर। कि आहा क्या परम आनंद आता मीठी मीठी पीर। जैसे चिल्ड बियर खींच कर कोई खींच ठंडी खीर। तकरीर है और कुछ बड़ों की सीख, कि ये भोर का जो बखत है कि जैसे गंगा तीर। हाय वक्त होता है जरा, कि हाय वक्त होता है जरा थोड़ा सा रिस्की सा, मगर अगर उठ पड़ो तो है कि जैसे हाफ विस्की सा। हाय वक्त होता है जरा थोड़ा सा रिस्की सा, मगर अगर उठ पड़ो तो है कि जैसे हाफ विस्की सा। कि जो भी ना पिए वो मिस करे और जो पिए गंभीर। जो भी ना पिए वो मिस करे और जो पिए गंभीर। साला ना उठे तो है हरामी जो उठे सो वीर। ये भगवानों की तकरीर है और कुछ बड़ों की सीख, ये भोर का जो बखत है कि जैसे गंगा तीर। इसके बाद में भाव को उठाने की कोशिश हो रही, पूरा कोरस उठा रहा है। उठ जा भाऊ रे उठ जा रे भोर हो गई। उठ जा भाऊ रे उठ जा रे भोर हो गई। उठ जा भाऊ रे उठ जा साले भोर हो गई। उठ जा भाऊ रे उठ जा साले भोर हो गई। देख मुर्गी भी अब बांग मार के भोर हो गई। उड़ जा भाऊ रे उड़ जा साले भोर हो गई। देख मुर्गी भी अब बांग मार के भोर हो गई। कि उड़ जा भाऊ के नल के साले चले जाएंगे और फिर पानी भर के क्या तेरे बाप लाएंगे। उड़ जा भाऊ के नल के साले चले जाएंगे और फिर पानी भर के क्या तेरे बाप लाएंगे। कि उड़ जा भाऊ कि माँ का दीना गाना आया।
उड़ जा भाऊ कि माँ का दीना गाना आया, हाय रे सुर में गाली देने का मौसम लाया। कि उड़ जा भाऊ दिल्ली में स्मोकिंग बैन हो गई, कि उड़ जा भाऊ दिल्ली में स्मोकिंग बैन हो गई। कि उड़ जा भाऊ संसद में फिर माँ बहन हो गई। कि उड़ जा भाऊ दिल्ली में स्मोकिंग बैन हो गई। कि उड़ जा भाऊ संसद में फिर माँ बहन हो गई। कि उड़ जा भाऊ उड़ जा भाऊ उड़ जा भाऊ उड़ जा भाऊ साले, उठता है कि पिछवाड़े पे लात मार के खड़ा करूं। उठता है कि पिछवाड़े पे लात मार के खड़ा करूं। यूं सुबह सवेरे काहे पंगा करता है वे, जरा तू देख के तेरी जोरू कैसे बंठन के है खड़ी के, जिस पे खुदा कसम चौथाई मोहल्ला मरता है वे। कि उड़ जा भाऊ के पाकिस्तान शरीफ हो गया। कि उड़ जा भाऊ के पाकिस्तान शरीफ हो गया। इमरान खान जैसा जीरो पे बीट हो गया। अरे इमरान खान जैसा जीरो पे बीट हो गया। कि उड़ जा भाऊ के घोटालों का सीजन आया, और घोटालों में भी कैसा कंपटीशन आया। उड़ जा भाऊ की सुखी सवेरा निकल न जाए। उड़ जा भाऊ की सुखी सवेरा निकल न जाए। उड़ जाए इससे पहले कहीं मिनिस्ट्री बदल न जाए। कि उड़ जाए इससे पहले कहीं मिनिस्ट्री बदल न जाए। कि उड़ जाए इससे पहले कहीं मिनिस्ट्री बदल न जाए। और दोस्तों, आपको लग रहा होगा इतना सुन के तो भाव उठ ही गए होंगे, लेकिन भाव नहीं उठते हैं क्योंकि भाव मर चुके हैं। और उसके बाद में इसके आगे जो कुछ भी होता है नाटक में, वो भाव की आत्मा देखती है। तो भाव मंच पे रहते हैं लेकिन आत्मा स्वरूप में वो सब कुछ देखते हैं कि इसके बाद में क्या क्या उनके साथ होता है, उनके शरीर के साथ में और उनके अंतिम संस्कारों के साथ में। तो ये कमाल का गीत, और ये थिएटर जिस तरह की फ्रीडम देता है कि एक नाटक को, एक मराठी नाटक को कैसे एक नए गीत से उसमें एक नई तरह की ऊर्जा उसमें लाई जाए, और इस तरह का काम बहुत 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 बार पीयूष करते रहे हैं दोस्तों। अच्छा, ये लिखा गया था पहले वाला जो है बीजेपी के रिजीम में, ये लिखा गया था कांग्रेस के रिजीम में। ये माँ और बेटे पे गाना है। ये वाकई मुझे मालूम नहीं, मैं पॉलिटिकली बड़ा अवेयर नहीं हूँ, लेकिन सच में मैं पिछले 65 साल में थक गए यार, चट गए मैं सच में। मतलब सच में मैं क्या बताऊँ, मतलब पूरा हिंदुस्तान जो है मुझे डेनमार्क नज़र आने लगा था, मुझे कि हर नौजवान को। और हर जवान यहाँ पर हैमलेट बना घूम रहा था, हर जवान यहाँ पर हैमलेट बना घूम रहा था, और पूरा हिंदुस्तान उसे डेनमार्क नज़र आ रहा था। तो ये ऐसे शुरू होता है। डेनमार्क के हालातों में लूप होल था और कल्चर की थी बजी हुई। डेनमार्क के हालातों में लूप होल था और कल्चर की थी बजी हुई, और चड्डी सर पे झूल रही, और पाजामा था टंगा हुआ टखनों के नीचे झाके। डेनमार्क के हिंदुस्तान है डेनमार्क। डेनमार्क के हालातों में लूप होल था और कल्चर की थी बजी हुई, और चड्डी सर पे झूल रही, और पाजामा था टंगा हुआ टखनों के नीचे झाके। और उनके बीच में आया मैं बंदा, और उनके बीच में आया मैं बंदा, जो ये पूछे था मैं हैमलेट, मैं क्यों हूँ साला हैमलेट, मैं बना ही क्यों हूँ हैमलेट, अरे किसे ज़रूरत हैमलेट, पापा पापा बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी, बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी। एक नगरी में रहते थे वे राजकुमार और रानी,
बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी। एक नगरी में रहते थे वे राजकुमार और रानी। नगरी तो अंधेर हुई रे खाके उनका खाना, नगरी तोरे हुई बावरी पी के उनका पानी। नगरी तो अंधेर हुई रे खाके उनका खाना, नगरी तोरे हुई बावरी पी के उनका पानी। राजकुमार को चढ़ा हुआ था बोतल का नशा, और रानी सच में झूम रही ना होश न हवा। राजकुमार को चढ़ा हुआ था बोतल का नशा, और रानी सच में झूम रही ना होश न हवा। दाने दाने बिखर गए और खाने वाले साले एकजुट। 2 पैसे की भाजी मिलती है 80 में, कुत्ता होगा जो बोलेगा हाय रे मेरी दैया। 2 पैसे की भाजी साली मिलती है 80 में, कुत्ता होगा जो बोलेगा हाय रे मेरी दैया। लूट मची है हर कूचे में, लूट लाट के भाग ले भैया, पकड़ा जाएगा बोलेगा आउच। 2 पैसे की भाजी मिलती है 80 में, कुत्ता होगा जो बोलेगा हाय रे मेरी दैया। लूट मची है हर कूचे में, लूट लाट के भाग ले भैया, पकड़ा जाएगा बोलेगा आउच। शहर में उड़ते कौवे गद्दी पे बैठे नौवे, शहर में उड़ते कौवे गद्दी पे बैठे नौवे, राज करेंगे या काटेंगे बाल रे तेरे भैया। शहर में उड़ते कौवे गद्दी पे बैठे नौवे, राज करेंगे या काटेंगे बाल रे तेरे भैया। गंजा होके चिल्लाएगा शीशा तुझ पे थूकेगा, और तू बोलेगा दादा भैया आउच। 2 पैसे की भाजी पा 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 पा, अफसर मारे छींके पुलिस को हो गई खांसी, टैक्स भरे जो रेगुलरली उसको हो गई फांसी। अफसर मारे छींके पुलिस को हो गई खांसी, टैक्स भरे जो रेगुलरली उसको हो गई फांसी। हथियारों के लाइसेंस तो होते जाए महंगे, लोकसभा में बैठे सारे अंधे काने भैंगे। खत्म तभी ये होगी क्या ये इतनी लंबी जर्नी, खत्म तभी ये होगी क्या ये इतनी लंबी जर्नी, कि बन जाएगी प्राइम मिनिस्टर जब ममता कुलकर्णी। फटा पजामा लेके घूमेगा गलियों में, फटा पजामा लेके साला घूमेगा गलियों में। मेरा हिंदुस्तान संभाले गांधी की ये नैया, फटा पजामा लेके घूमेगा गलियों में। मेरा हिंदुस्तान संभाले गांधी की ये नैया, और शर्माई सी माँ बहनों के साथ बैठ के देखेगा तू बेवॉच, और फिर बोलेगा आओ। 2 पैसे की भाजी ये बहू कहीं इठला के वो फादर इन लॉ डार्लिंग, बहू कहीं इठला के वो फादर इन लॉ डार्लिंग। इतनी सी स्कर्ट पहन के कैसे कर लूँ जॉगिंग, बहू कहीं इठला के वो फादर इन लॉ डार्लिंग। इतनी सी स्कर्ट पहन के कैसे कर लूँ जॉगिंग। पंडित नेहरू कौन थे मम्मी याद है तो बतलाओ, पंडित नेहरू कौन थे मम्मी याद है तो बतलाओ। गया भगत सिंह छुट्टी पे भाई टॉम क्रूज को लाओ, पंडित नेहरू कौन थे मम्मी याद है तो बतलाओ। गया भगत सिंह छुट्टी पे भाई टॉम क्रूज को लाओ। आज़ादी के दिन पे साला करे टाइम क्यों खोटा, आज़ादी के दिन पे साला करे टाइम क्यों खोटा। अरे दिन तो साला वैलेंटाइन का कड़क करारा होता। मैं दारू का पौआ अंटी में अटकाए, मैं दारू का पौआ साला अंटी में अटकाए। घूमू हिंदुस्तान नाम के डेनमार्क में भैया, मैं दारू का पौआ अंटी में अटकाए। घूमू हिंदुस्तान नाम के डेनमार्क में भैया, और फिर चिल्लाऊं एवरीथिंग इज रॉटन इन दिस डेनमार्क वे है तेरे की पैंदी पिक्की आउच। हिंदुस्तान नाम के डेनमार्क में दोस्तों, इस एक गीत में कितने सारे साहित्यिक गीतों की प्रतिध्वनियाँ प्रतिछायाएँ दिखाई देती हैं, वो भी। और ख़ास करके क्योंकि जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि हैमलेट तो वो नाटक रहा जिससे पीयूष ने अपने आप को एक एक्टर के रूप में एक अलग तौर से डिस्कवर किया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। और इसमें जो लाइन आखिर में आई वो सबसे इम्पॉर्टेंट शेक्सपियर की लाइन, जो शेक्सपियर की लाइन डेनमार्क के बारे में है कि देयर इज समथिंग रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। वहीं से वो गाने की आखिरी लाइन थी, अगर कहीं किसी से मिस हो गई हो तो मैं उसकी तरफ ध्यान देना चाहता था। पीयूष, ये जब हमारे सामने आ जाती हैं तो इसका इशारा होता है कि अब हम लोगों को रैपअप करना है। लेकिन रैपअप करने से पहले, और इसके पहले कि आप हुस्ना लोगों को सुनाएं, मैं एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा मेरा एक और चीज़ थी। पीयूष की ही एक लाइन है जो, जैसा मैंने कहा कि आजकल इनकी वन लाइनर्स जो हैं बड़ी वो फेमस हो रही हैं, तो इनकी एक बड़ी लाइन है
हल्की फुल्की सी जिंदगी है, हल्की फुल्की सी जिंदगी है, बोझ तो ख्वाहिशों का है। गालिबन हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले इनके अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। पीयूष, अभी क्या क्या अरमान हैं जो अभी निकलने हैं, आप बताएं, उसके बाद में हुस्ना में सुनाएं। मालूम नहीं क्या क्या। वो कौन सी वो बोझ है ख्वाहिशों का जो अभी भी है आपकी इस हल्की फुल्की सी जिंदगी पे? पता नहीं, मुझे ये लगता है, मतलब मैं ये थोड़ा सा बोर करूंगा, मुझे ये लगता है कर लिया, क्रिएट कर लिया। आप कितना क्रिएट करेंगे? ऐसा नहीं कि बहुत क्रिएट कर लिया, मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे आज के लिए कई बार आता है कि मतलब क्या, मतलब वी आर कमिंग फ्रॉम नथिंगनेस एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स नथिंगनेस। मतलब जन्म लेते हैं, आपके वो सत्य होता है, मौत होती है, वो सत्य हो जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो है वी आर कमिंग फ्रॉम नथिंगनेस एंड गोइंग टुवर्ड्स नथिंगनेस। तो ये राज जो है, मतलब कई लोगों ने जानने की कोशिश की। आज मेरी भी इच्छा होती है कि आराम से बैठूं, शांत बैठूं। क्रिएट इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि और कुछ काम करना जानता नहीं, लेकिन जो बाकी वक्त है वहाँ पर थोड़ा सा मतलब ध्यान की, बहुत ध्यान मेरे ख्याल से बहुत ही आवश्यक है इंसान के लिए। मेडिटेशन और प्रेयर्स, प्रार्थना, इबादत से बड़ी कोई चीज़ नहीं। इबादत कर रहे हैं इसका मतलब ये कि हम अपने से बड़ी हायर पावर को मान्यता देते हैं। अदरवाइज़ हम समझते हैं कि हम ही हायर पावर हैं, तो पूरी ज़िंदगी इसी बोझ में ख़त्म हो जाती है। ये एक सुना के पहले को सुना, थोड़ा बहुत छोटी सी है, कोई टेंशन नहीं। ये सी मानसिकता में लिखी गई है कि ये है क्या साली जिंदगी। क्वाइट, चुप रहो। ये है क्या साली जिंदगी? एक पल की मुस्कुराहट, एक पल उम्मीद का, एक पल की मुस्कुराहट, एक पल उम्मीद का, बस यही कर देता है यारा फैसला तकदीर का। तकदीर जिसके हुक्म से हम संग जन्मे हैं कभी, कि रंज गम और तंज में हम बंद जन्मे हैं सभी। आए हैं माँ के पेट से तो एक ही हसरत लिए, कि क्या है माने जिंदगी का, यही एक मकसद लिए। आज पटका है जमीन पे, मौत कर ले जाएगी, तो क्या कहानी यही इतनी सी यहाँ रह जाएगी? क्यों आए थे क्यों जाएंगे, ये भी किसी को याद है? कि काश जल्दी ना मरें, बस ये बची फरियाद है। लंबी उम्र भी ले सनम, लंबी उम्र भी ले सनम, हम किस तरफ को भागते? जो रात आती सो रहो, जो रात आती सो रहो, जो दिन खले तो जागते। इस अंधी जिंदगी में यही बस कर जाएंगे कि चंद दिन जिंदा रहे और एक दिन मर जाएंगे। आओ जरा सा वक्त है कि जरे से छूट लें, तकदीर में लिखा है क्या, तकदीर से ही पूछ लें। पर मैं बता दूं, दम लगेगा इस सुलगते काम में, कि क्या समझ के आए थे और क्या हुआ अंजाम में। आखिर खुदा ने क्यों बनाया जान कर पहचान कर, कि हाड़ मासों का ये चेहरा क्यों दिया है जानकर। तो जान लें, कुछ बूझ लें, इसके लिए है जिंदगी। जो जिंदगी है बेसबब, किसके लिए है जिंदगी? तो थम के सोचें, इन सवालों को जरा सा खोल दें। हों लफ्ज झूठे ही सही, चुप ना रहें, बस बोल दें। चुप ना रहें, बस बोल दें। आखिरी है ना? ये इसकी तफसीर ये है कि आप पार्टीशन हुआ था, सब जानते हैं, और उसमें एक लड़की थी हुस्ना, जिसकी निकाह होने वाला था एक बंदे के साथ में जिसका नाम था जावेद। और पार्टीशन हुआ, वो 12 सहेलियाँ थी। पार्टीशन के बाद में सब अलग अलग जगह पे, कोई आगरा में, कोई लखनऊ में, कोई फैसलाबाद में, कोई हुस्ना लाहौर में रही। और हुस्ना सॉ द एंटायर ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन, शी पास थ्रू द एंटायर ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन। उसने सब देखा था अपनी आंखों से, बंदे कटते हुए, औरतें रेप होती हुई। उसका निकाह होने वाला था एक जावेद नाम के शख्स से। जावेद आकर गिरा लखनऊ में, और जावेद इज़ मैरिड नाउ। और लेट 60s में जावेद एक ख़त भेजता है लाहौर की हुस्ना को कि क्या व्हाट ऑल हैज़ हैपेंड ऑन द नेम ऑफ दिस न्यू लैंड कॉल्ड पाकिस्तान। लाहौर के उस पहले जिले के दो परगना में पहुंचे, रेशम गली के दूजे कूचे के
चौथे मकामे पहुंचे। कहते हैं जिसको दूजा मुल्क से पाकिस्तान में पहुंचे। लिखता हूँ खत में हिंदोस्तान से पहलू हुस्ना में पहुंचे। हुस्ना कि मैं तो हूँ बैठा वो हुस्ना मेरी यादों पुरानी में खोया। मैं तो हूँ बैठा वो हुस्ना मेरी यादों पुरानी में खोया। पल पल को गिनता पल पल को चुनता बीती कहानी में खोया। के पत्ते जब झड़ते हिंदोस्तान में यादें तुम्हारी बोले। होता उजाला हिंदोस्तान में बातें तुम्हारी बोले। हुस्ना मेरी ये तो बता दो होता है ऐसा क्या उस गुलिस्तान में रहती हो नन्ही कबूतर सी तुम जहां वो हुस्ना। के पत्ते क्या झड़ते हैं पाकिस्तान में वैसे ही जैसे झड़ते वो हुस्ना। होता उजाला क्या वैसा ही है जैसा होता हिंदुस्तान में हुस्ना। वो हीरो के रांझों के नगमे मुझको अब तक आके सताए। वो बुल्ले शाह की तकरीरों के जीने जीने साए। वो ईद की ईदी लंबी नमाजें सेवैयों की झालर। वो दिवाली के दिए संग में बैसाखी के बादल। लोड़ी की वो लकड़ी जिनमें संग संग आँच लगाई। होली का वो धुआं जिसमें धड़कन है सुलगाई। वो हुस्ना मेरी ये तो बता दो लोड़ी का धुआं क्या अब भी निकलता है जैसा निकलता था उस दौर में। हाँ वहाँ वो हुस्ना। के हीरो के राजों के नगमे के अभी सुने जाते हैं। हाँ वहाँ वो हुस्ना। हीरो के राजों के नगमे के अब भी सुने जाते हैं। हाँ वहाँ वो हुस्ना। और रोता है रातों में पाकिस्तान क्या वैसे ही जैसे हिंदुस्तान वो हुस्ना। दोस्तों ये थे पीयूष मिश्रा। हेलो। बहुत पीयूष ही आपके सारे बेहतरीन। फैंस की तरफ से लखनऊ शहर की तरफ से लखनऊ लिटरेचर फेस्टिवल की तरफ से आपका बहुत 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 बहुत
शुक्रिया। बहुत बहुत मेरे शुक्रिया। शहर आए हैं आप इसलिए। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी। और मैंने कहा था ना, जब कुछ इस तरीके की बातें होंगी पता ही नहीं चलेगा क्या नया क्या अच्छा देखने और सुनने को मिलेगा, और वही हुआ। तो फिलहाल अब चाहूँगी लखनऊ एक्सप्रेशंस की फाउंडर डायरेक्टर कनक रेखा चौहान जी से मंच पर आने के लिए, और पीयूष मिश्रा जी को सम्मानित करने के लिए, और अतुल तिवारी जी। पीयूष जी को सम्मानित करने के लिए कनक रेखा चौहान, फाउंडर डायरेक्टर लखनऊ एक्सप्रेशंस, मेमेंटो के साथ। और लखनऊ एक्सप्रेशंस की कोर टीम से निवेदन करूंगी कि एक ग्रुप पिक्चर के लिए यहाँ आ जाएं। लखनऊ एक्सप्रेशंस, श्री जयंत कृष्णा, लखनऊ एक्सप्रेशंस फाउंडर डायरेक्टर, श्री जयंत कृष्णा से अनुरोध करूंगी कि कृपया मंच पर आ जाएं। और लखनऊ एक्सप्रेशंस टीम, मैं भी हूँ तो मैं जल्दी से अपनी जगह भी ले लूँ। और जैसा मैंने बोला था कि कितने तरह की कलाकारी लखनऊ लिटरेचर फेस्टिवल के मंच पर होती है। सौरभ वर्मा जल्दी से आ जाइए, देखिए दिखाइए कि आपने क्या कलाकारी की है। पहले ऑडियंस को दिखाइए। सौरभ जी, ये देखिए क्या बात है। लखनऊ लिटरेचर फेस्टिवल का मंच ऐसा ही है कि हम नए नए कलाकारों को प्रोत्साहन तो देते ही हैं,